नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपके कहे अनुसार हमने अजमेर का चौहान वंश शुरू कर दिया है। उसमें जो पहले हमने वीडियो डाला उसके अंदर हमने अजमेर के जो चौहान हैं उसकी वंशावली को हमने वीडियो के अंदर बताया है। तो उसी वंशावली के एक एक राजा को लेकर हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं और शुरुआत से लगाकर अंत तक जो अजमेर की जो चौहानों की जो मुख्य मुख्य शाखाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसने की है? तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की है अजय राज ने। अजय राज ने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की है और इनका जो शासनकाल, इनका जो समय निर्धारित है, जो समय है इनका, वो 1105 से 1133 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन दोस्तों 1105 तो इसका समय काल है। इन्होंने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कब की? तो अजमेर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना या चौहान वंश में अजमेर की नई शाखा कब स्थापना की? 1113 ईस्वी। तो 1113 ईस्वी से अजमेर में इनका शासनकाल माना जाता है, जबकि इनका समय टाइम पीरियड क्या है इनका? 1105 से 1133 ईस्वी। लेकिन अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कब की है? 1113 ईस्वी में। तो अजमेर के चौहानों की जो वंशावली है वो 1113 से 1194 ईस्वी तक चलती है। दोस्तों, अजमेर में चौहान वंश की स्थापना कर दी, अजमेर में अजमेर नगर बसा दिया और इसी अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। अपने ही नाम पर रखा दुर्ग का नाम अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। तो अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया अजमेर में और इसी अजय मेरू दुर्ग को कहा जाता है गढ़ बीठली। तो गढ़ बीठली कहा जाता है इस दुर्ग को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अजय मेरू दुर्ग है वो बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, इसी कारण इसे गढ़ बीठली भी कह देते हैं। और कालांतर में इस दुर्ग का नाम परिवर्तित कर देते हैं। कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। और अपनी पत्नी तारावती के नाम पर इसका नाम क्या रखते हैं? तारागढ़। तो बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? तारागढ़। अजय मेरू दुर्ग, गढ़ बीठली और तारागढ़, ये तीन नाम मिलते हैं किसके? अजय मेरू दुर्ग के। ठीक है, अजय मेरू दुर्ग नाम किसने रखा? अजय राज ने। क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है इसी कारण इसे गढ़ बीठली कह देते हैं। और कालांतर में जो अजय मेरू दुर्ग है इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया, जो राणा सांगा के भाई हैं। उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया और अपनी पत्नी के नाम पर, तारावती के नाम पर नाम बदल कर क्या रख दिया इसका? तारागढ़। इसी तारागढ़ पर, तारागढ़ है, अजय मेरू दुर्ग है, इसी अजय मेरू दुर्ग पर क्या हुआ कि पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी पत्नी तारावती को शादी करके अजमेर दुर्ग लेके आए थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर नाम बदल कर क्या रख दिया? तारागढ़। एक दिन क्या हुआ कि तारावती का घुंघरू गुम गया। पायल का जो घुंघरू होता है, घुंघरू गुम गया। तो उन पृथ्वीराज ने क्या किया? उस घुंघरू को ढूंढ के लाने के लिए कहा सैनिकों से। वो सैनिक गए ढूंढने के लिए और ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँच गए? एक घाटी में पहुँच गए और उस घाटी पर इनको क्या मिल गया? घुंघरू। इसलिए इस घाटी का नाम क्या पड़ गया? घुंघरू या घुंघरा घाटी। इसी घुंघरा घाटी पर वर्तमान में आरपीएससी की इमारत बनी हुई है। आरपीएससी की क्या बनी हुई है? इमारत। आरपीएससी की इमारत कहाँ बनी हुई है? तो बीठली पहाड़ी पर घुंघरा घाटी के ऊपर क्या बनी हुई है?
इमारत बनी हुई है। कौन से ज़िले में बनी हुई है? तो अजमेर में। ठीक है। अजयराज के शासनकाल के समय की बात करें तो अजयराज के समय तुर्कों का आक्रमण हुआ। किसका हुआ? तुर्कों का आक्रमण। और तुर्कों के आक्रमण को इन्होंने क्या कर दिया? विफल कर दिया, तुर्कों को पराजित कर दिया। इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया। किसने किया? अजयराज ने मालवा एमपी पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक थे नरवर्मन। नरवर्मन, इस नरवर्मन को इन्होंने क्या किया? पराजित। और इनका एक सेनापति है, सेनापति। इस सेनापति को बंदी बनाकर कहाँ लेकर आए थे? तो अजमेर लेकर आ गए थे। उस सेनापति का नाम था सुलहण। इस सुलहण को बंदी बनाकर कहाँ लेकर आ गए थे? तो अजमेर लेकर आ गए थे। कहाँ आ गए थे? अजमेर। ठीक है। तो इनके समय तुर्कों का आक्रमण होता है जिसे विफल कर देते हैं। फिर इन्होंने मालवा के नरवर्मन को पराजित कर उसके सेनापति सुलहण को बंदी बनाकर कहाँ लेकर आ गए? अजमेर में। अब इनके समय की बात करें तो इन्होंने सिक्के जारी किए। क्या जारी किए? सिक्के। और सिक्के जारी किए इन्होंने चांदी और तांबे के। चांदी और तांबे के। ठीक है। ये सिक्के कहाँ से मिलते हैं हमें? तो सिक्के मिलते हैं हमें अजमेर और मथुरा से। अजमेर और मथुरा से प्राप्त होते हैं। ये मथुरा से प्राप्त। ठीक है। अजमेर और मथुरा से प्राप्त हुए। अजमेर से तो इनका शासनकाल है तो अजमेर से तो प्राप्त होंगे ही। कहीं मथुरा घूमने गए होंगे तो एक आधा सिक्का गिर गया होगा, इसलिए सिक्के कहाँ से मिलते हैं? अजमेर और मथुरा से। इन सिक्कों पर इनके नाम अंकित है और इनके नाम मिलता है। इन सिक्कों पर दो नाम मिलते हैं इनके, एक तो ये और एक ये। दो नाम कौन कौन से? एक तो मिलता है श्री अजय देव, अजय देव। और एक नाम मिलता है इनका अजय प्रिय द्रुम। अजय प्रिय द्रुम छोटा सा नाम है। तो ये नाम मिलते हैं इनके सिक्कों पर। अजयराज ने चांदी के सिक्कों पर, अजयराज ने चांदी के सिक्कों पर, चांदी के सिक्कों पर क्या किया? तो अपनी एक पत्नी थी, अजयराज की पत्नी थी सोमल देवी। क्या नाम था? सोमल देवी, जिसे सोमलेखा भी बोल देते हैं। क्या बोलते थे? सोमलेखा। इस सोमलेखा या सोमलवती का नाम अंकित करवाया किस पर? चांदी की मुद्राओं पर। और ये सोमलेखा है, यह राजस्थान की प्रथम महिला है जिसका नाम चांदी की मुद्राओं पर मिलता है। यानी कि रजत मुद्राओं पर जिनका नाम मिलता है वो पहली स्त्री कौन है? सोमल देवी या सोमलेखा। यानी कि प्रथम चांदी की रानी कौन होगी राजस्थान की? सोमल देवी। ठीक है। अब इनके आगे की बात करें तो इनके समय जैन मंदिर का निर्माण हुआ। अजमेर में ही जैन मंदिरों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और जैन मंदिर, कौन से मंदिर का निर्माण हुआ? पार्श्वनाथ जैन मंदिर का। तो इनके समय जैन मंदिर का निर्माण हुआ। जैन मंदिर का निर्माण हुआ। और जैन मंदिर कौन सा? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर। तो पार्श्वनाथ मंदिर में इन्होंने स्वर्ण कलश भेंट किया। इस मंदिर के निर्माण के समय इन्होंने क्या किया? स्वर्ण कलश भेंट किया, सोने का कलश भेंट किया, स्वर्ण कलश
भेंट किया। धर्म सहिष्णु शासक है कौन? अजयराज। इसी कारण पार्श्वनाथ जैन मंदिर के निर्माण में इन्होंने क्या किया? स्वर्ण कलश भेंट किया। इन्हीं के शासनकाल की बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में जैन विद्वानों का क्या हुआ? शास्त्रार्थ। जैन विद्वानों का शास्त्रार्थ हुआ। क्या हुआ? शास्त्रार्थ। इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की है किसने? तो अध्यक्षता की है अजयराज ने। किसने की है? अध्यक्षता की है किसने? अजय राज ने। क्योंकि धर्म सहिष्णु शासक है, खुद भी विद्वान है कौन? अजयराज। इसी कारण इन्होंने जैन विद्वानों का जो शास्त्रार्थ हुआ उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की है किसने? अजयराज ने। और जैन मंदिर जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर उसके निर्माण में क्या किया है? स्वर्ण कलश भेंट किया है। ठीक है। क्योंकि इनके शासनकाल में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना हुई। इन्होंने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। इसी कारण डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, तो गोपीनाथ शर्मा ने इनके शासनकाल को क्या कहा है? तो इनके शासनकाल को कहा है चौहानों का निर्माण काल। चौहानों का निर्माण काल। तो चौहानों का निर्माण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। किसके शासनकाल को कहा है? तो अजयराज के काल को। अब बात है 1133 ईस्वी की। 1133 ईस्वी की बात है। विद्वान तो थे ही, एक दिन कैसे ही मूड खराब हो गया कि संन्यास लेंगे, हम तो भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, ईश्वर को प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने 1133 ईस्वी में अपने पुत्र आना जी को बुलाया। कि किसको बुलाया? आना जी को। आना जी या अर्णोराज भी बोलते हैं। आना जी या अर्णोराज भी बोल देते हैं इनको। अर्णोराज। इनको बुलाया कि आना जी हम जा रहे जी। और इन्होंने 1133 ईस्वी में आना जी को शासन सौंपकर खुद तपस्या करने के लिए कहाँ चले गए? तो ज़्यादा दूर नहीं गए, पास में ही चले गए। तपस्या हेतु चले गए कहाँ? पुष्कर के वनों में। पुष्कर के वनों में ही चले गए। पुष्कर के वनों में चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या हेतु है ना। तपस्या के लिए कहाँ चले गए अजयराज? अजमेर के पुष्कर वनों में ही चले गए। ठीक है। अब शासनकाल किसको सौंप कर गए? आना जी या अर्णोराज। तो अगले शासक कौन है? अर्णोराज। ठीक है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये वीडियो पूर्ण होने के बाद यानी कि अजमेर के चौहान वंश जैसे ही कंप्लीट होंगे, इससे संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपका जो ये लेवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके सेकंड ग्रेड लेवल का है। आप या सेकंड ग्रेड के अलावा भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और मुझे आशा है कि मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर की है। तो अगले शासक हमारे कौन से हैं? आना जी। इन्हीं के क्या कह देते हैं? अर्णोराज। इनका जो शासनकाल है वो 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक का है। ठीक है। बात करें इनके दरबारी कवि की, तो इनके दरबारी कवि है इनके दो, एक तो ये और एक ये। ठीक है। पहला है देवबोध
देव बोध और धर्म घोष। धर्म घोष। तो इनके दो दरबारी कवि है, एक देवबोध और धर्म घोष। इनकी पत्नी है इनकी कांचन देवी। कौन है? कांचन देवी। और इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया है अजमेर में ही, आना सागर झील। आना सागर झील, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। ठीक है। इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया है और मंदिर का नाम है आदि वराह मंदिर। आदि वराह मंदिर कहाँ करवाया है? अजमेर में। इनका जो संघर्ष रहता है, संघर्ष रहता है इनका चालुक्यों के साथ, गुजरात के साथ रहता है ना। गुजरात के शासनकाल, गुजरात के समय इनका क्या रहता है? गुजरात के साथ में इनका अभियान रहता है, मतलब बार बार टकराव संघर्ष रहता है इनका, है ना। यानी कि प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि किस चौहान शासक के समय अजमेर गुजरात यानी कि चौहान चालुक्य संघर्ष रहा, तो वो आनाजी का शासनकाल है। ठीक है। अब हुआ क्या कि इनके शासनकाल में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों का आक्रमण हुआ। और तुर्कों का आक्रमण हुआ कब? 1137 ईस्वी में तुर्कों का आक्रमण हो गया और भयंकर अजमेर में युद्ध हुआ। चारों तरफ रक्त ही रक्त हो गया। इसी कारण अजमेर में तुर्कों की रक्त से अपवित्र हुई धरती को पवित्र करने के लिए अजमेर में बांडी नदी पर कौन सी झील का निर्माण करवाया आना जी ने? तो आना सागर झील। आना सागर झील। तो आना सागर झील का निर्माण करवाया है। कब करवाया? 1137 ईस्वी में। क्यों करवाया? क्योंकि इनके शासनकाल में तुर्कों का आक्रमण हुआ। इसी कारण से अजमेर की धरती रक्त से अपवित्र हो गई। उस धरती को पवित्र करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। कहाँ? अजमेर में। और अपने ही नाम पर, आना जी के नाम पर ही क्या रख लिया? आना सागर झील। ये जो झील बनी हुई है, ये झील किसके पानी को रोककर बनाई गई है? तो बांडी नदी के पानी को रोककर इस पर बांध बना दिया और एक झील का निर्माण कर दिया। किसका? आना सागर झील का। इसी बांडी नदी को हम चंद्रा नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी नाम आ जाए या बांडी नदी नाम आ जाए, एक ही बात है। ठीक है। ये जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील के किनारे, इस झील के किनारे जहांगीर ने एक बाग का निर्माण करवाया और जिसको कहते हैं हम दौलत बाग। इस दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया है? जहांगीर ने। ठीक है। और ये जो दौलत बाग है, इसी दौलत बाग के अंदर जहांगीर की सासू माँ है ना, जहांगीर की सासू माँ का नाम है अस्मत बेगम, जिसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि भारत में सर्वप्रथम इजाद की थी। ठीक है। तो जहांगीर की एक पत्नी है नूरजहां। इस नूरजहां की माँ है, तो माँ है इसकी अस्मत बेगम। तो इस अस्मत बेगम ने क्या किया? तो एक दिन इस पार्क के अंदर दोनों ही घूम रहे थे, अस्मत बेगम और
नूरजहां घूम रहे थे, तो इन्होंने उस बगीचे के अंदर गुलाब देखे, और गुलाब देखे तो इनके माइंड में आइडिया आया यार कि इससे परफ्यूम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परफ्यूम, वो चुन्नी वाला, चुन्नी में परफ्यूम है ना, तो परफ्यूम बनाते हैं। और इन्होंने गुलाब को तोड़ा, लिया हाथ में, मसला, और उससे रस निकाल कर क्या बना दिया? गुलाब से क्या बना दिया? इत्र। तो गुलाब से, भारत में गुलाब से इत्र बनाने की विधि सर्वप्रथम किसने इजाद की? तो अस्मत बेगम ने की। और कहाँ की? दौलत बाग में की। और जिले का नाम पूछे तो अजमेर में की। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फिर ये मिटा देते हैं ना। फिर अजमेर में ही इसी दौलत बाग के अंदर जहांगीर का पुत्र, क्या नाम है? शाहजहां। शाहजहां, जहांगीर का पुत्र है ये। तो शाहजहां एक दिन इस बाग के अंदर घूम रहा था कि यार, बाग में घूम रहा है, मस्त बाग है, लेकिन इसको बैठने की कोई जगह नहीं मिली इस बाग के अंदर। इसने सोचा कि यार कि पापा ने बाग तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं बनाई है, तो मैं बैठने के लिए जगह बनवा देता हूँ। तो इसने क्या किया? इसी दौलत बाग के अंदर 12 दरी का निर्माण करवाया। 12 दरी। तो 12 दरी का निर्माण करवाया है किसने? शाहजहां ने, बाग में बैठने के लिए। 12 दरी क्या होती है कि इस तरीके से खंबे होते हैं, ऊपर गुम्बद टाइप में छांव कर देते हैं, और नीचे बैठने का स्थान या सीट वगैरह लगा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? 12 दरी। तो ऐसी 12 दरी का निर्माण करवाया है किसने? शाहजहां ने। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? अब आना जी ने आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? अजमेर में। तो आदि वराह मंदिर, आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया है किसने? आना जी ने। इस आदि वराह जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो समर्पित है ये भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है कौन सा मंदिर? तो आदिवराह मंदिर। इस आदिवराह मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है, इस मूर्ति को तोड़वाया है किसने? तोड़वाया है, तोड़वाकर जहांगीर ने क्या किया? इस जहांगीर ने इस मूर्ति को तोड़वाकर, जहांगीर ने इस मूर्ति को तोड़वाकर कहाँ फेंकवा दिया? तो पुष्कर झील में फेंकवा दिया। पुष्कर झील में। तो पुष्कर झील में फेंकवा दिया, पुष्कर में फेंकवा दिया किसने? जहांगीर ने। इस मूर्ति को, जो भगवान विष्णु की मूर्ति है, इस मूर्ति को बाद में महाराणा प्रताप के जो पुत्र है, महाराणा प्रताप के जो भाई है शक्ति सिंह, वो शक्ति सिंह का एक पुत्र है समर सिंह। समर सिंह है। ये समर सिंह बाद में क्या करवाता है? इस मूर्ति को वापस स्थापित करवाता है। कहाँ? आदिवराह मंदिर के अंदर। तो वापस स्थापित कराने का काम कौन करता है? समर सिंह। ये किसका पुत्र है? तो शक्ति सिंह का पुत्र है। शक्ति सिंह है। तो शक्ति सिंह का पुत्र है कौन? समर सिंह। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? तो तुर्कों के आक्रमण से, तुर्कों का आक्रमण कब हुआ? 1137 ईस्वी में। तुर्कों के रक्त से अपवित्र हुई अजमेर की धरती को पवित्र करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया। कब? 1137 ईस्वी में। कौन से नदी पर करवाया? बांडी नदी या चंद्रा नदी पर। ठीक है, इसी जो आना सागर झील है, इसी के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। इसी दौलत बाग को वर्तमान में क्या कह देते हैं हम? सुभाष उद्यान। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। तो इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान। और शाही बाग भी कहते हैं इसको, क्योंकि शाही आदमी ने बनवाया है, इसी कारण से शाही बाग, दौलत बाग और सुभाष उद्यान कहते हैं। वर्तमान में इसका नाम क्या है? सुभाष उद्यान। इसी बाग के अंदर, दौलत बाग के अंदर 12 दरी का निर्माण करवाया है किसने? शाहजहां ने। फिर आना जी ने
अर्णोराज ने निर्माण करवाया है अजमेर में किसका? आदिवराह मंदिर का। और ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे इसकी मूर्ति को तोड़वा कर बाद में जहांगीर ने क्या किया? पुष्कर झील में फिंकवा दिया। इसी मूर्ति को वापस समर सिंह जो शक्ति सिंह के पुत्र हैं उन्होंने वापस स्थापित करवाया है। कहाँ? आदिवराह मंदिर में। ठीक है, मिटा दे इसको। इनके वापस शासनकाल के समय की बात करें तो हमने लिखा है कि इनका गुजरात के चालुक्यों के साथ क्या रहा? संघर्ष रहा। तो गुजरात में कौन है? गुजरात में है चालुक्य। कौन है? चालुक्य। और चालुक्य शासक है यहाँ पे, पहला शासक है जय सिंह है, और दूसरा है कुमार सिंह। जय सिंह के बाद शासक कौन बना? जय सिंह, एक कुमार सिंह। ठीक है, ये पिता पुत्र है ना, ये पिता है ये पुत्र है। और इधर कौन है? आना जी। अजमेर में कौन है? अजमेर में है आना जी। ठीक है, अजमेर में कौन है? अजमेर में है आना जी। जय सिंह ने आक्रमण किया किस पर? आना जी पर। ठीक है, आना जी ने जय सिंह को क्या कर दिया? पराजित। ठीक है, नहीं, जय सिंह ने पराजित नहीं किया था। जय सिंह ने आना जी पर आक्रमण किया और आना जी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, फिर भी ये कहाँ के शासक थे? अजमेर के बड़े शासक हैं, ताकतवर शासक है। इसी कारण जय सिंह ने इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। पुत्री का नाम है कांचन देवी। क्या नाम है? कांचन देवी। जय सिंह ने आक्रमण किया आना जी पर, आना जी हार गए, फिर भी इनके साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया है। किसने? जय सिंह ने। और पुत्री का नाम क्या है? कांचन देवी। तो इनकी पत्नी कौन है? कांचन देवी। ठीक है, फिर इनका पुत्र शासक बना। इन्होंने भी सोचा कि यार पिताजी ने भी मैच खेल लिया, मैं भी एक बार मैच खेलूंगा। तो इसने भी आक्रमण किया है किस पर? आना जी पर। ठीक है, और इस बार क्या हुआ कि इसने भी आना जी को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। फिर आना जी ने अपनी पुत्री का विवाह किया है किसके साथ में? कुमार सिंह के साथ में। पुत्री का नाम है इनका जलहण। तो जलहण का विवाह किया है किसके साथ में? कुमार सिंह के साथ में। ठीक है, जय सिंह ने आक्रमण किया आना जी पर, इसको हरा दिया। कुमार सिंह ने आक्रमण किया, फिर भी हरा दिया। लेकिन जय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किसके साथ में? आना जी के साथ में। और आना जी ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किसके साथ में? कुमार सिंह के साथ में। RHS बराबर LHS, दोनों बराबर हो गए। ठीक, अब यह भी अपने पिता की तरह क्या है? धर्म सहिष्णु शासक है। कौन? आना जी धर्म सहिष्णु शासक है। और इनके शासनकाल में भी जैन मंदिर का निर्माण हुआ। जैन मंदिर का निर्माण हुआ इनके खरतरगज जैन मंदिर का निर्माण हुआ। जैन मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर के निर्माण में इन्होंने भूमि दान की है। क्या की है? भूमि दान की है। किसने? तो आना जी ने। आना जी ने खरतरगज जैन मंदिर के निर्माण में भूमि दान की है। ठीक है, ये भी अपने पिता की तरह क्या थे? धर्म सहिष्णु शासक थे। इन्होंने भी अपने पिता की तरह ही क्या किया? मालवा के जो शासक थे, मालवा, याद करो मालवा में कौन था? नरवर्मन। इस नरवर्मन को इन्होंने क्या किया? पराजित। इसके पिताजी अजयराज ने भी इसको धो दिया और इसने भी इसको धो दिया। ठीक है, बात है 1155 ईस्वी की। 1155 ईस्वी की। इनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? इनके पुत्र हैं 3। पहले पुत्र हैं
अपने वंशावली में लिख रखा है सारा, है ना। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वापस उस वीडियो को देखिए, ठीक है। 3 पुत्र हैं इनके। पहला है बिसल देव, बिसल देव, इसे बिसल देव को क्या कह देते हैं, विग्रह राज, विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है। ये एक ही नाम है इनका, है ना। दूसरा पुत्र है इनका जगदेव, कौन है, जगदेव। और तीसरा पुत्र है इनका सोमेश्वर, सोमेश्वर, तो सोमेश्वर, ठीक है। 3 पुत्र हैं इनके। अब अर्णोराज 1155 ईस्वी की बात है। जगदेव को क्या लगा कि यार मेरे को शासक बनना है, पापा मर नहीं रहे, तो इसने क्या किया कि अपने पिताजी आना जी की क्या कर दी 1155 ईस्वी में हत्या, क्या कर दी, हत्या, और हत्या करके खुद शासक बन गया। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, चौहानों का पितृहंता कहते हैं। चौहान वंश में प्रथम पितृहंता कौन है, जगदेव, ठीक है। और ये शासन करता है 1155 से 1158 ईस्वी तक, कुल 3 वर्ष का शासन है इसका, ठीक है। तो अगला शासक कौन बन गया, जगदेव, ठीक है। तो अगला शासक कौन है, जगदेव, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी जानकारी, जो भी जानकारी है मैंने इस वीडियो के अंदर डाली है और सारे अपडेटेड है ना, और NCERT पर आधारित है। तो दोस्तों अगला शासक कौन बन गया, जगदेव, कौन बन गया, जगदेव। तो जगदेव का शासनकाल है, जगदेव का शासनकाल है अपने 1155 से 1158 ईस्वी का, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, चौहानों का पितृहंता, पितृहंता। तो चौहानों का पितृहंता कहा जाता है किसको, जगदेव को। पितृहंता मतलब पिता को मारने वाला, जिसने पिता को मारा हो वो पितृहंता कहलाता है, ठीक है। तो जगदेव की 1158 ईस्वी में क्या होगी, मृत्यु। तो इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई। जो अपने पापा को मारता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं जीता है, ठीक है। तो मृत्यु हो गई कब, 1158 ईस्वी में। अब मृत्यु हो गई और इनका एक पुत्र है पृथ्वीराज। इनका पुत्र कौन है, पुत्र है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कौन सा, सेकंड। ये पृथ्वीराज सेकंड है, ये भी छोटा था। तो इसके बाद में जो इसकी मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो इनका जगदेव का भाई बनता है बिसल देव, ठीक है। तो अगला शासक कौन बन गया, बिसल देव। तो बिसल देव अगले शासक है। तो अगले शासक कौन होंगे, चौथे शासक है इनके, अजमेर में चौथे शासक है इनके बिसल देव। कौन है, बिसल देव या विग्रह राज चतुर्थ। इनका शासनकाल है 1158 से 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी का, ठीक है। 1158 से 1163 ईस्वी का।